सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है 9th के साथ साथ में 11th में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। परमाणु मॉडल क्या होता है रदरफोर्ड का और उसमें क्या क्या कमियां थी, आज हम ये पूरा परमाणु मॉडल पर आधारित वीडियो लेके आए। इसको शुरू से आखिर तक देखें ताकि सारी समस्याओं का हल हमारे पास हो जाएगा। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक सोने की पत्ती ली थी, सोने की फॉइल ली थी, सोने की पत्ती, बहुत पतली पत्ती थी जिसका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर, मतलब इतनी पतली मोटी या पतली ली थी, पट्टी ली थी सोने की। एक बहुत पतली पन्नी ली थी और इस पन्नी पर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार करी थी, मतलब अल्फा कण उसके ऊपर डाले थे। क्या किया उसने, सन 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने क्या किया कि एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली थी, फिल्म ली थी, उस फिल्म के ऊपर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछारें की थी, बमबार्डिंग करके उससे टकराया था अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, ध्यान रखना, हीलियम नाभिक को हम अल्फा कण कह सकते हैं। तो अल्फा कण की उस पर क्या की थी, बमबार्डिंग करी थी, टकराए थे। और साथ में क्या किया था कि यहाँ पर इसके चारों तरफ एक फोटोग्राफी प्लेट लगाई गई थी, इसके चारों तरफ, यहाँ पर इस प्रकार से इसके चारों तरफ फोटोग्राफी प्लेट लगाई गई थी। और उस फोटोग्राफी प्लेट पर जो कि जिंक सल्फाइड से क्या थी, उसको हमने लेप कर दिया था। जिंक सल्फाइड जो होता है फ्लोरोसेंट होता है, मतलब इसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, मतलब जब उसमें हम कोई अल्फा कण डालते हैं या कोई लाइट डालते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, इसलिए हम जिंक सल्फाइड का यहाँ पर उपयोग करते हैं फिल्म बनाने के लिए, जो कि फोटोग्राफी फिल्म में इसका उपयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या किया उन्होंने, एक सोने की बहुत पतली फिल्म ली, उस फिल्म के ऊपर अल्फा कणों की बौछारें करी, बौछार मतलब उसको टकराए, बमबार्डिंग करी उस अल्फा कण की उस फिल्म के ऊपर, और उस फिल्म के चारों तरफ उसने क्या किया कि जिंक सल्फाइड की एक मतलब पत्ती फिल्म रख दी, इस तरह से परत रख दी जो कि फोटोग्राफी प्लेट में लगाई जाती है। और उस सोने की फिल्म के ऊपर क्या किया उन्होंने, अल्फा कण डाला, बौछार की, बमबार्डिंग करी। तब उनके द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला गया अपन देखते हैं। पहला उन्होंने बताया कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होता है, ये जो सोने की पत्ती जो हमने बता रखी राउंड में, इसमें से अधिकांश अल्फा कण क्या होता है, इसमें आर पार निकल जाते हैं, मतलब इधर से यदि हम अल्फा कण डालेंगे तो कुछ अधिकांश अल्फा कण क्या होगा, निकल जाते हैं। जो यहाँ जो हमने प्लेट लगा रखी है, इस प्लेट पे क्या उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करता है, अल्फा कण क्या अधिकांश टकराते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से यदि हम अल्फा कण डालेंगे तो अधिकांश अल्फा कण यहाँ अपने को प्राप्त होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि अल्फा कणों का बहुत कम अंश कुछ कोण से डिफ्लेक्ट हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, यानी कुछ अल्फा कण क्या होंगे, सीधे सीधे जाएंगे और ये मुड़ जाएंगे, इस रास्ते पर आ गए, इधर गए इधर, इधर गए इधर, इसको बोलते हैं विक्षेपित हो गए। कुछ क्या होते हैं, अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इधर जैसे इसके पास में जाएंगे तो इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं विक्षेपित हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, आखिरी में एक नियम उन्होंने और बताया कि बहुत से थोड़े कण वापस उसी पथ से लौट आते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, जैसे जाएंगे टकरा के वापस आ जाएंगे उसी पथ वापस, ये कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ टकरा के क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं, और कुछ होते हैं मुड़ जाते हैं। 3 निष्कर्ष उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर निकाला। अल्फा कण जब भी किसी सोने की पत्ती पर फिल्म पर हम डालते हैं, बौछार करते हैं, बमबार्डिंग करते हैं, तो कुछ अल्फा कण तो सीधे गुजर जाते हैं, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं। ये 3 निष्कर्ष इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निकाले थे, जो कि रदरफोर्ड का प्रयोग कहलाता है, परमाणु मॉडल कहलाता है। अब ये जो 3 निष्कर्ष निकाले, इसके आधार पर क्या उन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने ये बताया
कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब ये होता है कि परमाणु जो होता है अधिकांश खोखला होता है। सीधे निकल गए इसका मतलब क्या होता है, परमाणु जो होता है, एटम जो होता है वो क्या होता है, हॉलो होता है, बहुत खोखला होता है। अधिकांश परमाणु, अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए, मतलब उसमें कोई उभार उत्पन्न नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, हॉलो होता है। ध्यान रखना पहला पॉइंट इसके आधार पर। किसके आधार पर, कि वो सीधे गुजर जाते हैं। सीधे निकल गए इसका मतलब परमाणु क्या होगा, खोखला होगा, परमाणु खोखला होता है। इसके आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला। दूसरा, अल्फा कण कुछ अंश से बहुत कम डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा कण डिफ्लेक्ट हो गए। देखो एक चीज नोट कर लेना कि अल्फा कण जो होता है उस पर धन आवेश होता है, और वो धन आवेश, और यहाँ पर जो होता है कुछ न कुछ ऐसा आवेश होना चाहिए, उस आवेश के कारण से वो अल्फा कण क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षित होता है। उस प्रतिकर्षण के कारण से क्या होता है, वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाता है। तो ये जो इसका मतलब ये निकला कि कुछ धन आवेश होना चाहिए, उस धन आवेश के कारण से अल्फा कण जो होता है, जिसको हम हीलियम नाभिक कहते हैं, अल्फा कण पर धन आवेश होता है। ये धन आवेश और ये धन आवेश दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। उस रिपल्स के कारण से क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, अधिकांश सीधे निकल के, इसका मतलब खोखला होता है, एटम खोखला होता है। दूसरा ये बताया कुछ विक्षेपित हो गए। विक्षेपित क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा कण विक्षेपित तभी हो सकते हैं जब उसको रिपल्शन करने वाला, प्रतिकर्षण करने वाला कोई फैक्टर होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि अंदर कुछ न कुछ धन आवेश होना चाहिए। उस धन आवेश के कारण से अल्फा कण जिस पर कि धन आवेश होता है वो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तीसरा उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बीच में सेंटर में बहुत पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या होता है, वो धन आवेश के कारण से प्रतिकर्षित होता है, जा नहीं पाता और उससे टकरा के वापस आ जाता है। तो ये 3 निष्कर्ष इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निकाले थे, और उस 3 निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहला क्या था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए, इसका मतलब परमाणु खोखला होता है। दूसरा, अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर, परमाणु के अंदर कोई धन आवेश है जिसके कारण से ये प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहे हैं। तीसरा ये बताया कि ये टकरा के वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में सेंटर में बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण से, प्रतिकर्षण के कारण से वापस क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी टकरा के वापस आ जाता है उसके प्रतिकर्षण के कारण से, रिपल्शन के कारण से। ये 3 निष्कर्ष अपने प्रयोग के आधार पर निकाला था, और इसके आधार पर उसने अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाले हैं इस प्रयोग के आधार पर यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला निष्कर्ष हमने बता दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, एम्प्टी होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है। ध्यान रखना। तो पहला निष्कर्ष इसी के आधार पर सीधे गुजर के, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य क्या होना चाहिए, धन आवेशित भाग पाया जाता है। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, विक्षेपित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर प्लस आवेश होना चाहिए, उस प्लस के कारण से पूरी अल्फा कण जिस पर कि प्लस आवेश होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते थे। अल्फा कण क्या होगा, अब ये प्लस जो आवेश है जो बीच में है, इसके प्रतिकर्षण के कारण से अल्फा कण अपना मार्ग बदल लेगा, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये बताया कि कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य बीच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि गणना क्या रहा है, इन्होंने पूरा अपना मैथमेटिकल पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। उस कैलकुलेशन के आधार पर ये बताया गया है कि नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी जो न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इस नाभिक का जो आकार होता है वो इस एटम की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, नगण्य होता है। मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है ये अपन यहाँ देखते हैं। तो परमाणु की साइज कितनी होती है, 10⁻10 मीटर, ये मीटर में कर लेना। और नाभिक की साइज कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। तो यदि मान लो कि परमाणु की त्रिज्या पूछी जाती है, साइज पूछा जाता है, तो 10⁻10 मीटर होगा, 10⁻10 मीटर होगा। और यदि न्यूक्लियस नाभिक का यदि साइज पूछा जाता है तो 10⁻15 मीटर होगा। दोनों की साइज अपने को मालूम होना चाहिए। उसने अपनी गणना के आधार पर, पूरा फार्मूले के आधार पर ये उन्होंने सिद्ध किया था कि परमाणु का आकार और नाभिक का आकार, नाभिक बहुत छोटा होता है, यानी 10⁻15 मीटर,
ये छोटा है, माइनस है इसलिए छोटा है, ध्यान रखना। ये राशि छोटी होती है और ये राशि बड़ी होती है। और परमाणु का जो साइज होता है 10⁻10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस यानी नाभिक का साइज होता है 10⁻15 मीटर होता है। तो दोनों के आकार में बहुत अंतर होता है, यानी कह सकते हैं कि जो एटम का जो साइज होता है उसकी तुलना में न्यूक्लियस का साइज निग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है, ये मान के चलते। उन्होंने आगे बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित होता है, और इसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, नाभिक। चौथा पॉइंट ये बताया कि जो न्यूक्लियर अपने पास एटम होता है उसका एटम का अधिकांश भाग सेंटर में होगा, केंद्र में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि अधिकांश टकरा के वापस आ जाते हैं। इसका मतलब अंदर कोई बीच में सेंटर में प्लस आवेश होना चाहिए, उसके प्रतिकर्षण के कारण से क्या होता है, वो वापस आ जाता है। तो तीसरा चौथा पॉइंट ये बताया कि उसके केंद्र में एक बहुत अधिक धन आवेश होगा, जहां पर पिंड का या कह सकते एटम का संपूर्ण द्रव्यमान और प्लस धन आवेश वहीं पे केंद्रित होता है। 99.99% टोटल मास उसी में केंद्रित होता है, किसमें, सेंटर में, ध्यान रखना। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश कहाँ केंद्रित होगा, बीच में, सेंटर में होता है, केंद्र में स्थित होता है, और उसी को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था, ध्यान रखना। फिर ये कहा था कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में तेजी के साथ घूमते रहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, धनावेश होगा। अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की इस समय खोज नहीं होती 1911 में, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। इसलिए अभी अपन ये नहीं कह सकते कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अभी केवल हम धन आवेश की बात करें जो कि प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखें। रदरफोर्ड मॉडल में कभी न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, 1932 में हुई थी, और ये हम 1911 का हम मॉडल पढ़ रहे हैं। तो ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसके बीच में केंद्र होगा, उस केंद्र में समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है, और केंद्रित होने के साथ साथ में पूरा टोटली द्रव्यमान उसी में होगा। और फिर ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये एक पॉइंट उन्होंने बताया था। जैसे कि सौर मंडल, सोलर सिस्टम में पढ़ा था, जैसे उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी जो होता है नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने को बताया था। फिर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल के कारण से स्थिरविद्युत बल लगता है। हम जानते हैं कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण बल के कारण ही, किसके आकर्षण के कारण, नाभिक के अंदर धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। धन और ऋण, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण के कारण से ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है, और उस आकर्षण के कारण से वो क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्स का नियम है कि कोई चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि जब दो पिंडों के बीच में आकर्षण होगा, कोई से भी पिंड हो, चाहे सूर्य ग्रह, सूर्य हो, पृथ्वी हो, या कोई से भी पिंड हो, उनके बीच में जब भी आकर्षण होगा तो एक दूसरे को क्या लगाएंगे, चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस नाभिक और माइनस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। उस आकर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण से क्या होता है, वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो ये इसकी अभिधारणा है। यदि मान लो आ जाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, समझाइए। तो पहला भाग ये लिखना कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि अल्फा कण कुछ विक्षेपित हो जाए, इसका मतलब परमाणु के अंदर कुछ न कुछ धनावेश उपस्थित होता है। और तीसरा हमने लिखा कि जो नाभिक का आयतन होता है, साइज होता है, वो 10⁻15 मीटर, और एटम परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर होगा। फिर चौथा लिखा कि परमाणु के अंदर जो बीच में सेंटर जो होता है उसको हम केंद्र कहते हैं, और रदरफोर्ड में उसको न्यूक्लियस नाम देते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर बीच में एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। नाभिक, धनावेश और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है।
जो आकर्षण बल लगता है उसको हमने पढ़ लिया, स्थिर विद्युत बल कहते हैं उसको, स्थिर विद्युत बल और हमारे पास अभिकेंद्री बल, ये दोनों बराबर होते हैं, तभी वो क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। उन दोनों के आकर्षण के कारण से यानी स्थिर विद्युत बल के कारण से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उस आकर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के लिए जो बल प्राप्त होता है उसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो ये इसकी अभिधारणा अपने को मालूम होना चाहिए। फिर इसकी कुछ कमियां थी, रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें कुछ कमियां थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहले ये कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ यदि चक्कर लगाता है तो जब भी चक्कर लगाता है और एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है, तो क्या करता है, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। मतलब ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। उस ऊर्जा उत्सर्जन में क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और कम होगी तो क्या होगा, वो चक्कर लगाते लगाते कहाँ चले जाएगा, नाभिक के अंदर चले जाता है। मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो पहली कमी यही थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो क्या हो, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और उस ऊर्जा उत्सर्जन में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो पास में आता जाएगा और पास में आते आते वो नाभिक में समा जाएगा, यानी परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पहली कमी ये थी, बताइए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, यह भी इसमें नहीं समझाया गया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कैसे रहेंगे, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, या उनका पथ जो होता है वृत्ताकार होता है, ये क्लियर मैथमेटिकल समझा नहीं पाया। यानी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से होगा, ये इसको समझाने में असफल रहा। तीसरा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के आधार पर सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। यदि मान लो इसका अपन स्पेक्ट्रम ले, यदि मान लो परमाणु का क्या ले, स्पेक्ट्रम ले, तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, रदरफोर्ड के अनुसार कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब सभी रंग एक साथ दिखाई देंगे, बीच में ब्रेक नहीं आएगा। जबकि वास्तव में व्यवहार में यदि बाद में इनके प्रैक्टिकल करके बाद में जो दूसरे मॉडल दिए गए उसके अनुसार जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर या लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइनें दिखाई देती है, अलग अलग लाइनें दिखाई देती है। तो लाइनें क्यों दिखाई देती है इसको ही समझाने में असफल रहा। इसके अनुसार स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में सतत नहीं होता है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, उसमें लाइनें दिखाई देती है। इसको ये मॉडल क्लियर नहीं कर पाया। तीन इसमें कमियां थी। पहली कमी क्या बताए कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा को उत्सर्जित करते करते उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा तो नाभिक में गिर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पहली कमी। दूसरी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मतलब कैसे चक्कर लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन वितरण, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि पहले में 2 रहेंगे, 8 रहेंगे, 10, ये इसका क्लियर इस मॉडल के द्वारा नहीं किया गया। और तीसरा हमने देखा कि इस मॉडल के द्वारा ये बताया गया कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय सतत स्पेक्ट्रम होता है, मतलब सभी रंग एक साथ दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा व्यवहार में नहीं प्राप्त हुआ। व्यवहार में कैसे लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब अलग अलग लाइनें दिखाई देती है। यदि उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं हम फोटोग्राफी स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, उसमें क्या होती है, ऐसी लाइनें दिखाई देती, सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता, सभी कलर एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। उसका नेक्स्ट हमारे पास अब ये परमाणु जो मॉडल अभी अपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। मान लो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊर्जा क्या घूमते 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 इस तरह से धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, कहाँ चले जाएगा वो, ये न्यूक्लियस में चले जाएगा, नाभिक के अंदर चले जाता है। तो ये पहली कमी इसकी थी रदरफोर्ड मॉडल, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण कमी है, ध्यान रखना कि जब भी ये मैक्स प्लांक ने ये थ्योरी दी थी कि जब भी कोई नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाए तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, क्योंकि त्वरित होता है। जब भी त्वरित आवेश किसी भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ऊर्जा रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है, और उस उत्सर्जन में क्या होता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और नाभिक में गिर जाएगा, यानी परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये इसके बारे में मैंने बता रखा कि पहले यहाँ था इलेक्ट्रॉन, ये घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जा रही, कहाँ चले जाता है, न्यूक्लियस में चले जाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां थी, और इसके कमियों के साथ कुछ गुण भी है। भाई मॉडल दिया था
तो कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। तो पहले अच्छाई ये थी कि रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं। अभी ये कहते हैं कि अस्थायी नहीं होते, अभी हमने पढ़ा है नाभिक में गिर जाएगा मतलब टूट जाएगा नाभिक। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु होते वो अस्थायी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो उसकी व्याख्या हम इस परमाणु मॉडल के आधार पर कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अस्थायी है, और ये भी अस्थायी तो कोई प्रदर्शित करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, अस्थायी हो जाएगा परमाणु। तो पहला पॉइंट ये कि रेडियो एक्टिव तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इसकी व्याख्या हम इस मॉडल से कर सकते हैं। ये परमाणु विघटित होकर नए परमाणु उत्पन्न करते हैं, जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ में होते हैं कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ दूसरे परमाणु में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, डीके हो जाता है उसका। तो उसकी व्याख्या में इस परमाणु के मॉडल के आधार पर कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ परमाणु द्वारा ये अपन पढ़ चुके अल्फा बीटा गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, नाभिक का अस्थायी हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करेगा, उत्सर्जित करता है। और उत्पन्न परमाणु की प्रकृति निकले कणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसको हम एक्सप्लेन इस मॉडल के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये कि रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होते हैं उसको भली भांति इस मॉडल के आधार पर समझाया जा सकता है, क्योंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, वो टूटते रहते हैं। और ये मॉडल भी वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित गति करेगा धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और नाभिक में समा जाएगा और नाभिक टूट जाएगा, लेकिन उसका डिकम्पोज हो जाएगा, डीके हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास परमाणु मॉडल है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।